जय हिंद दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा और आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आइए हम आज फिर से देखते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 हम इसमें मुद्रा के बारे में बना चुके हैं। अगर आप इस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आज हम देखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बैंक क्या होती है। बैंक क्या होती है? बैंक एक विशिष्ट वित्तीय संस्था होती है जहां लोगों का जमा स्वीकार किया जाता है तथा लोगों को ज़रूरत पड़ने पर वो ऋण भी प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं, इसका डिफिनेशन भी दे के रखें हम। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जनता से धन जमा लेता है एवं जनता को ऋण देता है। जनता समय समय पर धन जमा कर सकती है और उसे निकाल भी सकती है, तो उस संस्था को हम बैंक कहते हैं। बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यापारिक बैंक, दूसरा होता है केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक क्या होता है? व्यापारिक बैंक को इंग्लिश में हम कमर्शियल बैंक कहते हैं और केंद्रीय बैंक क्या होता है तो इसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो जानते हैं व्यापारिक बैंक क्या होता है। भारत में अगर आरबीआई बैंक को छोड़ दिया जाए तो जितना भी बैंक बचता है सब व्यापारिक बैंक है। एक तरह से कह सकते हैं जितने भी प्राइवेट बैंक है सब क्या है? व्यापारिक बैंक हैं। तो आइए जानते हैं व्यापारिक बैंक का डिफिनेशन क्या हो सकता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करती है तथा जनता को ऋण भी देती है, तो वो व्यापारिक बैंक कहलाती है। व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों से लाभ कमाना होता है। तो वो लाभ किस तरह से कमाता है? तो लोगों से वो धन जमा लेता है और वो लोगों में लोन के रूप में रिटर्न देता है। तो व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक, इसको वाणिज्य बैंक, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो देखिए जैसे में एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब सारे बैंक जो हैं वो व्यापारिक बैंक हैं। अब इसके बाद आता है केंद्रीय बैंक। चलिए आप केंद्रीय बैंक के बारे में देखते हैं। केंद्रीय बैंक जो होता है वो केंद्रीय बैंक जो होता है जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। ये लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है, ऐसा नहीं कि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है। तो ये जो होता है सभी बैंकों को संचालित करती है। जितने भी भारत में बैंक हैं सभी को संचालन करने वाला बैंक जो होता है वो केंद्रीय बैंक होता है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। आइए अब इसके बारे में हम देखते हैं। किसी देश का वह बैंक जो वित्तीय प्रणाली का सर्वोच्च संस्था होती है, जो देश के मौद्रिक व बैंकिंग ढांचे का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रीय बैंक कहेंगे। केंद्रीय बैंक जो होता है यह बैंक देश के कल्याण के लिए कार्य करती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। हम आगे अब देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य और व्यापारिक बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। तो केंद्रीय बैंक का पहला कार्य होता है नोट निर्गमन का एकाधिकार, कि पूरे देश में जो होता है सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय बैंक ही नोट का निर्गमन कर सकता है। यानी कि नोट को जो देने का अधिकार होता है, सभी बैंकों में छापने का अधिकार होता है, सभी बैंक को देने का, वो किसका होता है? तो केंद्रीय बैंक के पास अधिकार होता है। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। जिस तरह से हम सभी ग्राहक लोग बैंक में खाता खुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो होता है बैंक वो केंद्रीय बैंक के पास जाके खाता खुलाता है। जैसे हम लोग का खाता होगा ना, जैसे कि सभी का खाता, जैसे मेरा खाता एसबीआई में है, किसी का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा, किसी का बैंक ऑफ इंडिया में होगा, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में होगा, किसी का आईडीएफसी में होगा। तो उसी तरह से जो होता है बैंकों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक का ऑप्शन होता है खाता खुलाने के लिए, केंद्रीय बैंक। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक, क्योंकि सारे बैंक जाकर के केंद्रीय बैंक में ही खाता खुलाते हैं। उसके बाद है विकासात्मक कार्य। बैंक जो है विकासात्मक कार्य करता है। कौन सा बैंक? तो केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का जो विकासात्मक कार्य करने का मतलब हम पहले भी बताएं इसका डिफिनेशन में कि केंद्रीय बैंक जो होता है देश का कल्याण के लिए कार्य करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विकासात्मक कार्य, यानी कि देश की भलाई के लिए जो भी कार्य हो सकता है वो करता है। उसके बाद है
सरकार का बैंकर, इस केंद्रीय बैंक में हम लोगों का तो खाता होता नहीं है, केंद्रीय बैंक में किसका खाता होता है, तो सरकार का खाता होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सरकार का बैंकर। और बैंकों का बैंक कहते हैं क्योंकि वहाँ बैंक का खाता होता है, सरकार का भी बैंक होता है और बैंकों का भी बैंक होता है, इसलिए इसको सरकार का बैंकर भी कहते हैं। अब शाख नियंत्रण, शाख नियंत्रण का मतलब होता है कि मुद्रा को कंट्रोल करना। अब मुद्रा चैप्टर जब हम पढ़ाएं मुद्रा के बारे में तो उसमें हम बताए थे कि मुद्रा को शाख भी हम बोलते हैं। तो मुद्रा का जो पूरा कंट्रोल होता है वो केंद्रीय बैंक ही करता है। तो आइए आगे हम देखते हैं कि व्यापारिक बैंक का फिर क्या क्या कार्य है। तो व्यापारिक बैंक का पहला 2 मुख्य कार्य होता है कि जनता से जमा को स्वीकार करना और उसको ऋण देना। ऋण देने का, जमा लेने का तो एक ही अधिकार है, अधिकार बोल दें, एक ही टाइप है कि हम ले जाकर के बैंक में किस तरह से जमा करते हैं। उसके बाद है ऋण देना। ऋण देने का टाइप हो जाता है कि वो लोन हमको किस तरह से देगा। तो पहला टाइप हो जाएगा कि वो हमको कैश में ले जा करके लोन दे सकता है। दूसरा है चेक के रूप में भी लोन दे सकता है, और है कि हमें ड्राफ्ट के रूप में भी लोन दे सकता है। और भी टाइप्स है जिसको हम आगे जब पढ़ेंगे, चेक, ड्राफ्ट, उस समय हम देखेंगे, ओवरड्राफ्ट। अब देखते हैं ये एजेंसी संबंधी कार्य भी करता है व्यापारिक बैंक। एजेंसी संबंधी कार्य जैसे कि हो गया कि चेक हो गया और भी कई साख पत्र हो गया, उसको इकट्ठा करती है हमारे लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए एजेंसी जैसा कार्य करता है। और भी कई भुगतान होता है जो हमारे लिए वो खुद कलेक्ट करता है। जैसे हम लोग फ़ोन पे चलाते हैं, यूपीआई चलाते हैं, तो यूपीआई में हम डायरेक्ट बैंक तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो हमारे एजेंसी के रूप में कार्य करता है जो फ़ोन पे से जुड़ करके हमारा भुगतान जो है दूसरों लोगों के पास पहुंचाता है। उसके बाद हो गया आपका सामान्य उपयोगिता बैंक संबंधित कार्य। यानी सामान्य उपयोगिता क्या हो गया, इसका और भी जनरल यूजेज क्या है। तो जनरल यूजेज में देखिए बैंक हमारे लिए लॉकर का सुविधा देता है। बैंक हमारे लिए क्या करता है, लॉकर का सुविधा देता है। अन्य कि हम कह सकते हैं कि बैंक जो होता है लॉकर, जैसे कि आप बहुत सारे मूवी में भी देखे होंगे कि बड़े बड़े बैंकों में आदमियों का लॉकर दिया रखा है, तो उस तरह का सुविधा जो होता है हमारे बैंक में हमको मिल जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि बैंक हम के पास हमारा जो है सामान्य उपयोगिता भी होती है। ये अब देखते हैं हम खाता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला है उसमें कि बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है आवर्ती खाता और चौथा है सावधि खाता। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले बचत खाता क्या होता है, यानी सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है बचत खाता, यानी कि इस खाता को जो खुलवाता है वो बचत करने के लिए खुलवाता है। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो बचत खाता होता है उसमें हम जितना जमा करें वो हमारे लिए अच्छा होता है, निकालना हम नहीं ज़्यादा चाहते हैं। तो इसलिए इस खाता का कंडीशन होता है कि आप महीने में बार बार बहुत बार नहीं निकाल सकते हैं। इसमें आपका लिमिट्स लगा हुआ रहता है। एटीएम से निकालें या जैसे भी निकालें तो 6 महीने के अंदर आप 30 बार ही आप इससे पैसे निकाल सकते हैं। जमा आप जितना चाहे उतना बार कर सकते हैं, लेकिन निकालने टाइम आप कितना बार निकाल सकते हैं, 6 महीने में 30 टाइम्स, यानी कि 6 महीने में 30 बार आप निकाल सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में वैसे लोगों का खाता होता है जो सिर्फ अधिकतर बचत करना चाहता है, जैसे कि छात्रों का खाता हो गया, किसानों का खाता हो गया, कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो उसका खाता हो गया। तो उन लोगों का खाता जो होता है वो सेविंग अकाउंट में होता है, यानी बचत खाता होता है, क्योंकि उसका कहना सोचना होता है, मानना होता है कि ज़्यादा हम बचाएंगे। अब दूसरा है चालू खाता। चालू खाता उन लोगों के द्वारा खुलाया जाता है जो लोग रोज़ लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। अब रोज़ अगर उनको लाखों रुपए का लेन देन करना है तो वो लोग तो खैर सेविंग अकाउंट में रख नहीं सकते और उतना कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें लिमिट लगा हुआ है। और चालू खाता में ऐसा कोई लिमिट नहीं होता, अब जब चाहें तब जितना चाहें उतना अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट में एक बार में अगर 10 लाख रुपया आ जाता है तो आपको पहले वो मैनेजर जो होता है आपका अकाउंट सीज कर देगा। पहले आपसे पूछताछ करेगा कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से। अगर आपका पैसा जेन्युइन है तो फिर आपका अकाउंट को ओपन कर देगा। लेकिन करेंट अकाउंट में अगर आपका करोड़ों रुपए भी आ जाता है तो आपके अकाउंट को वो लॉक नहीं करेगा। अब जितना चाहे उतना उसमें निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। करेंट अकाउंट जो होता है वो अधिकतर
उद्यमी मतलब यानी कि जो फर्म चलाते हैं, यानी बिजनेसमैन जितना होता है वही लोग इसमें खाता खोलाते हैं। सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में वही लगभग 4% के आसपास में हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में हमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि कभी कभी ऐसा नौबत आता है कि हमें उसका खुद पे करना होता है कुछ कुछ चार्जेस। उसके बाद होता है आवर्ती खाता। आवर्ती खाता क्या होता है कि आवर्ती खाता वह खाता होता है जिसमें हमको टाइम बांध दिया जाता है, यानी कि अगर हम इसको चाहें तो 1 साल के लिए खुलवाएं, 2 साल के लिए खुलवाएं या 3 साल के लिए, जो होगा मतलब एक टाइम बांध दिया जाता है और उसमें हर एक महीना 1000, 2000, 5000 जितना चाहे वो उतना बांध सकता है, और वो हर मंथ उसमें क्या करता है, जमा करते जाता है। हर मंथ जब जमा करते जाता है यानी कि इसमें हर मंथ करना, यानी कि बांधा हुआ है कि आपको करना ही है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको चार्जेस लग जाएंगे। तो इस अकाउंट में हमको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, सेविंग अकाउंट की तुलना में इस अकाउंट में हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। अब इसमें जो होता है इंटरेस्ट जो होता है लगभग वही 6% के आसपास में मिलता है हमें इसमें, लेकिन फिक्स रहता है कि 1 साल के अंदर आपको या 2 साल, जितना दिन के लिए आप खुलवाए हैं उतना दिन में आपको बार बार जमा करना पड़ेगा। यानी कि अगर हर एक महीना आप बांधा है कि 1000, तो आपको हर महीना 1000 जमा करना ही है। अगर आप 5000 बांधे हैं हर महीना, तो आपको हर एक महीना 5000 जमा करना होगा हर हाल में। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको चार्जेस लग जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि सावधि खाता क्या होता है। सावधि खाता भी एक तरह से आवर्ती खाता जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है बार बार हम जमा करते हैं हर एक मंथ में, लेकिन इसमें जो होता है नाम से भी पता चलता है फिक्स डिपॉजिट। इसमें हम एक ही बार में जमा करते हैं, जितना दिन के लिए जमा करते हैं, 1 साल के लिए करना हो, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना दिन के लिए जमा करते हैं इसमें हम एक ही बार में जमा कर देते हैं। इसमें जो होता है इसमें बार बार जमा करते हैं, यानी कि कम कम अमाउंट करते हुए हम बड़े अमाउंट तक पहुंचते हैं। तो इसमें हम एक बार में नहीं दिए, तो इसका मतलब उससे क्या होता है कि उसको जो बैंक होता है उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम हमको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट की तुलना में। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि एक बार में जमा कर देते हैं। एक बार में अगर जमा कर दिए हैं तो इसका मतलब बैंक के पास जो अमाउंट है वो भी एक बार में गया। अब एक बार में गया और बैंक को ये पता है अगर 5 साल के लिए हम फिक्स किए हैं तो 5 साल तक तो हम उससे मांगने जाएंगे नहीं, तो वो बिंदास इसको कहीं भी बिजनेस में लगा सकता है। लेकिन सेविंग अकाउंट वाला वो कहीं बिंदास होकर तो नहीं ही लगा सकता है, क्योंकि हम कभी भी इसको मांग सकते हैं। करेंट अकाउंट वाला तो और भी सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा कभी भी इसको मांगा जा सकता है, और इसको खुलाया भी इसीलिए जाता है कि वो कभी भी उसको ले सके। लेकिन ये दोनों से बैंक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है, इसलिए इन दोनों में हमको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है, आवर्ती खाता में भी मिलता है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट में भी मिलता है और फिक्स डिपॉजिट में भी मिलता है। लेकिन करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट में मिलता है, तो वो फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। उसके बाद तो रिकरिंग डिपॉजिट में मिलता है, उसके बाद सेविंग अकाउंट में मिलता है। तो इस तरह से हम देख लिए बचत खाता, चालू खाता और आवर्ती खाता, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं चेक और ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो चेक जो होता है, चेक एक प्रकार का कागजी मुद्रा होता है। मुद्रा जब हम पढ़ाएं तो उसमें बताए भी थे कि चेक भी क्या होता है, एक कागजी मुद्रा होता है। चेक एक प्रकार का कागजी मुद्रा होता है जिसे बैंक अपने ग्राहकों को देता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, दोनों अकाउंट वाले को चेक प्रदान किया जाता है। ग्राहक इस पर नाम लिखकर और जितना राशि उसको देना है वो राशि लिखकर, जिसको देना है उसका नाम और राशि लिख करके उसे दे दिया जाता है। फिर वो आसानी से बैंक में जा कर के उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखे हैं कि चेक एक प्रकार का कागजी मुद्रा होता है जिसे बैंक अपने ग्राहक को देता है। ग्राहक उस पर राशि एवं पाने वाले व्यक्ति या फर्म का नाम लिख देता है और आसानी से वे बैंक में जा कर के कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम चेक कहेंगे। ठीक, तो चेक में आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं ओवरड्राफ्ट क्या है।
ओवरड्राफ्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ चालू खाते वालों को ही दिया जाता है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि एक निश्चित सीमा तक हम चेक, जैसे कि सेविंग अकाउंट वाला भी चेक जारी करता है, तो इसमें जो चेक जारी होता है जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस है, मान लेते हैं हमारे अकाउंट में 2 लाख बैलेंस है, तो हम चेक 2 लाख के अंदर ही या 2 लाख के बराबर ही काट सकते हैं। लेकिन ओवरड्राफ्ट जिसको प्राप्त हुआ रहता है, जिस ग्राहक को ओवरड्राफ्ट मिला हुआ रहता है, अगर उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए है तो वो 2,20,000 तक का भी चेक काट सकता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ चालू खाते वाले ग्राहक को ही मिलता है, बाकी सेविंग अकाउंट में ऐसी कोई फैसिलिटी दी नहीं जाती है। उसमें भी एक लिमिट रहता है कि वो कितना ज़्यादा तक वो काट सकता है। ऐसा नहीं कि 2 लाख है तो वो 10 लाख का चेक काट दे, तो ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं, चालू खाते के ग्राहक जमा राशि से निश्चित सीमा तक अधिक राशि चेक जारी करने की सुविधा प्राप्त करते हैं। इस पर जो होता है ब्याज भी उसको कम लगता है। जैसे कि नगद हम लेने जाते हैं अगर लोन, तो उससे इसमें कम लगता है। ये भी तो एक प्रकार का लोन ही है ना, तो उससे हमको इसमें कम लगता है। एक तरफ से इसको आप समझ सकते हैं, क्रेडिट कार्ड समझ सकते हैं कि जिस तरह से क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि पहले से बैंक द्वारा उसमें कैश डाल दिया जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी है कि इसमें क्या होता है कि इसमें पहले से तो डाला हुआ नहीं रहता है, लेकिन आप उतना ज़्यादा तक इसमें काट सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आप उस 40 दिन तक आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लेट करते हैं तब लगता है। लेकिन इसमें फिक्स रहता है कि जो इसका चार्जेस अलग अलग बैंक से अपना अलग अलग चार्जेस रखती है, आपको उतना चार्ज लग जाएगा। जैसे आप ओवरड्राफ्ट का यूज करेंगे तो आपको चार्ज लग जाएगा, जो अपना वो फिक्स करके रखता है। तो इसमें आपको कोई समझने में तो दिक्कत नहीं आई होगी। आगे अब हम देखते हैं कि कोई बैंक किस प्रकार ऋण देता है। इसमें हमको देखना है कि कोई बैंक किस प्रकार हमें कौन कौन से टाइप से हमें ऋण दे सकता है। तो पहला जो होता है, बैंक हमें नगद साख यानी कैश क्रेडिट के रूप में हमको ऋण देता है। कैश क्रेडिट के रूप में हमको ऋण कैसे देता है? बैंक जो होता है हमें जब ऋण देता है तो हमारे खाते में क्या करता है कि अकाउंट में नाम से जो खाता खुला रहता है उसमें कैश डाल देता है। अब कैश जब वो डाल देता है तो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, उसके बाद निकाल सकते हैं। जो हमारा लोन का अमाउंट अप्रूवल होता है उस अमाउंट को हमारे अकाउंट में डाल दिया जाता है। उसके बाद हम उसको जब चाहें तब उसको निकाल सकते हैं, और हमसे वो ब्याज भी तब से लेगा जब उस अमाउंट को हम निकालेंगे, तब उसके बाद ही हमसे क्या लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा। और ओवरड्राफ्ट तो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए ही हैं कि ओवरड्राफ्ट क्या है। ओवरड्राफ्ट ये चालू खाता वाले ग्राहकों को दिया जाता है, और बैंक ये हर ग्राहक को नहीं देता, जो उसका पसंदीदा ग्राहक होता है उसी को देता है। इसमें क्या करता है कि ग्राहक को जो होता है जमा राशि से कुछ अधिक पैसे चेक के द्वारा निकलवा देने का अधिकार या तो बोलते हैं उसको सुविधा प्राप्त कर दिया जाता है, जिससे वो क्या कर सकता है, उसको ले सकता है। अब उस तरह से बोल सकते हैं वो एक कर्ज ही है यानी लोन ही है। उसके बाद है अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन जो होता है ये भी एक नगद साख जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या करता है, उसमें उसको डायरेक्ट ना दे करके उसके नाम से पहले वो खाता खोलता है। बैंक वाला क्या करता है कि जो आप लोन ले रहे हैं, जो व्यक्ति लेगा उसके नाम से क्या करेगा, खाता खोलेगा, और उस खाते में जितना लोन उसको अप्रूवल मिला है उस अमाउंट को उसके खाते में डाल दिया जाता है। अब उसको ब्याज जिस दिन उसके अकाउंट में पैसा आ गया उस दिन से वो ब्याज जोड़ना शुरू कर देगा। चाहे आप उस पैसा का यूज करें ना करें, वहीं छोड़ दें, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा आ गया, अब वो आपसे ब्याज लेना शुरू कर देगा। लेकिन नगद साख में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आप जिस दिन से उस कैश को उठाएंगे यानी कि निकालेंगे, उसके बाद से ही आपको क्या लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम विनिमय पत्रों की कटौती। विनिमय पत्रों की कटौती, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि ये क्या होता है, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय पत्रों की कटौती। ये जो होता है इसमें क्या करता है कि बैंक इसमें क्या किया कि जिस दिन से हम पैसा उठाएं उस दिन से हमसे ब्याज लिया गया। इसमें क्या होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, उसके बाद वो ब्याज अपना जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें क्या करता है कि आप जैसे कि जितना अमाउंट लिए हैं, मान लेते हैं कि हम 4 लाख रुपया लोन लिए, तो उसका जो बोल दिया कि 4% ब्याज दर पर लेगा,
तो वो हमको कितना देता है, वो 4 लाख हमको लोन नहीं देगा, उसमें वो 4% पहले ही काट लेगा, उसके बाद जो बचेगा वो हमारे अकाउंट में डाल देगा। और उस जितना समय रहता है 1, 2 साल, 5 साल, जितना समय में आपको दिया हुआ रहेगा उस समय में उसको पूरा करना। बोलने के लिए वो देगा हम 4 लाख, लेकिन वो हमको 4 लाख रुपया लोन नहीं देगा, उसमें से वो 4% काट लेगा, उसके बाद देगा। यानी कि इसमें क्या करता है कि पहले ही वो हमारा जो ब्याज होता है वो काट लेता है, उसके बाद हमें लोन देता है। उसके बाद है कि कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है, बुलाया जाएगा, यानी कि इसको बैंक वाला कभी भी नोटिस देकर के आपसे ले सकता है। जब चाहे बैंक वाला आपको लोन जो दिया है अमाउंट है उसको कभी भी नोटिस दे करके ले सकता है। जनरली ये लोन जो होता है हम लोग नहीं लेते हैं। जनरली ये लोन जो होता है एक बैंक दूसरे बैंक को देता है और ये 1 से 14 दिन के लिए दिया जाता है। कितना दिन के लिए दिया जाता है, तो 1 से 14 दिन के लिए ये लोन दिया जाता है। ये लोन अधिकतर जो होता है एक बैंक दूसरे बैंक को ही देता है। हम लोग ऐसा लोन लेकर ही क्या करेंगे, 14 दिन वाला। उसके बाद है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका मतलब होता है सरकार जो होता है कुछ बॉन्ड पेपर बेचती है और उसके बदले में क्या करती है कि पैसे लेती है। उसी प्रकार इसमें क्या करती है, सरकारी बैंक जो होता है वो सरकार से ही या क्या करती है कि प्रतिभूति खरीद लेती है और क्या करती है, सरकार को लोन दे देती है, यानी कि सरकार को ही कर्ज दे देती है। और ये सबसे सेफ ऋण माना जाता है, यानी कि सबसे सेफ लोन माना जाता है बैंकों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी भागने वाली है नहीं, तो इसका मतलब उसको पैसा कंफर्म मिलेगा ही। इसमें क्या होता है, सरकार एक बॉन्ड पेपर देती है जिसमें वो कितना पैसा उसको रिटर्न देगा, कितना समय के बाद, सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है। उसके बाद वो बैंक उसको खरीद लेता है। इस तरह से हम ऋण के कितने प्रकार पढ़े, 6 प्रकार पढ़ लिए कि किस प्रकार से हमें देगी। पहला है नगद साख यानी कि कैश क्रेडिट, दूसरा है ओवरड्राफ्ट, तीसरा है अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म लोन, तीसरा है विनिमय पत्रों की कटौती डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद है कॉल मनी, उसके बाद हम पढ़ें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आगे हम देखेंगे इसमें ही कि अब जो केंद्रीय बैंक होता है वो किस प्रकार से बैंकों को ऋण देता है, उसका क्या रेट रहता है, नहीं रहता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी आगे हम देखते हैं अब CRR क्या है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में बोलेंगे नगद कोष अनुपात। तो CRR जो होता है, कोई भी व्यापारिक बैंक के पास जितना उसके पास जमा होता है पैसा, उसका 3% केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है एज ए सिक्योरिटी मनी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुछ अंश केंद्रीय बैंक के पास जमा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद कोष अनुपात। उसके बाद है SLR क्या है, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात या तो फिर स्टेटरी लिक्विड रेशियो। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। अब जो बैंक होता है व्यापारिक बैंक, वो लोग क्या करता है कि कभी भी बोल देता है लोगों को कि हमारे पास कैश ख़त्म हो गया। तो उसी धांधली को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने इन लोगों को आदेश दिया कि तुम जो है ये एक धांधली बंद करो और जितना तुम्हारे पास जमा होता है, अगर मान लेते हैं जितना भी इसके पास जमा होता है उसका 18% अपने पास रखो, 18% अपने पास रखो। बाकी पैसा तुम जिसको लोन देना है लोन दो, अपना इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करो, या जो करना है करो, लेकिन 18% क्या करना है, तुमको अपने पास रखना है। और ये बोल करके तुम किसी ग्राहक को नहीं घुमा सकता है कि हमारे पास कैश खत्म हो गया। अब देखिए CRR क्या होता है कि SBI हो या कोई भी व्यापारिक बैंक हो, उसको केंद्रीय बैंक के पास 3% जमा करना होता है एज ए सिक्योरिटी मनी। उसके बाद 18% उसको अपने पास रखना होता है, यानी कि 21% तो ऐसे ही उसको सरकार ने ले लिया। यानी बोल सकते हैं 18% पास रहकर भी इनसे दूर है। अब इन दोनों को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे CRR और एक को SLR। चलिए आगे अब देखते हैं बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। बैंक रेट से पहले हम देखते हैं कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है।
तो देखिए, कोई भी व्यापारिक बैंक जब केंद्रीय बैंक से कर्ज लेती है, कोई भी व्यापारिक बैंक जब केंद्रीय बैंक से कर्ज लेती है तो केंद्रीय बैंक उससे इंटरेस्ट लेता है, यानी कि सूद लेता है। तो जिस दर पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से कर्ज लेती है उस दर को हम क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। और एक होता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होता है कि केंद्रीय बैंक जो होता है वो इन लोगों से पैसा जमा लेता है। जैसे हम लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं? बैंक में ले जा कर के जमा करते हैं। उसी तरह से जब बैंकों को पता होता है कि अभी मान लेते हैं 10 दिन छुट्टी है या तो बैंक हड़ताल में है या कुछ त्यौहार है, तो उस समय हम लोग को जनरली पता रहता है बैंक बंद होता है और बैंक को पता रहता है कि अभी कोई ग्राहक आने वाला है नहीं। तो कोई आने वाला जब है नहीं तो ये क्या करता है? सारा का सारा पैसा आरबीआई के पास ले जा करके जमा कर देता है। और ये जो टर्म होता है रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का, ये 2 से 14 दिन का टर्म होता है। कितना दिन का होता है? तो 2 से 14 दिनों के लिए कर्ज लिया जाता है। अब देखते हैं कि आरबीआई इसको कितना, अब देखिए जब ये आरबीआई के पास ले जा करके जमा कर दिया, आरबीआई के पास जमा कर दिया तो अब उल्टा क्या करेगा? आरबीआई इसको ब्याज देगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो दर। जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंक को अपने पास जमा पैसे का ब्याज देती है उसी दर को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। आगे है बैंक रेट। अब देखिए ये टर्म तो हो गया 2 से 14 दिन के लिए हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। लेकिन कोई बैंक जब केंद्रीय बैंक से लंबे समय के लिए कर्ज लेती है, यानी कि कम से कम 1 साल समय होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? 1 साल समय होना चाहिए। जब लंबे समय के लिए कर्ज लेती है बैंक केंद्रीय बैंक से तो कोई ना कोई दर पर तो लेगी ना। तो जिस दर पर कर्ज लेगी उस दर को हम क्या कहेंगे? बैंक दर कहेंगे। यानी कि इसको आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से लंबे समय के लिए कर्ज लेती है तो वो जिस दर पर कर्ज लेती है उस दर को हम बैंक दर कहते हैं। अब देखिए सबको एक बार रिपीट कर देते हैं कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। अब देखिए केंद्रीय बैंक के पास जो अपने व्यापारिक बैंक के पास जो जमा पूंजी रहता है उसका 3% हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है एज ए सिक्योरिटी मनी, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। उसके बाद एसएलआर क्या है? तो एसएलआर बैंक व्यापारिक बैंकों को अपने पास जो जमा है पैसा उसका 18% अपने पास रखना होता है, उसको हम बोलेंगे एसएलआर बोलते हैं। अब उसके बाद है रेपो रेट क्या है? जब कोई व्यापारिक बैंक 2 से 14 दिनों के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेती है तो जिस दर पर कर्ज लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो दर बोलते हैं। उसके बाद है रिवर्स रेपो दर क्या है? तो रिवर्स रेपो दर जो होता है जब कोई व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना पैसा जमा करती है तो केंद्रीय बैंक जितना % उसको ब्याज देती है उस ब्याज दर को हम रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। अब देखिए जो रेपो दर होता है वो रिवर्स रेपो दर से ज़्यादा होता है, यानी कि बोल सकते हैं रेपो रेट ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्योंकि आरबीआई का कहना होता है कि हमें तुम्हारे कैश का ज़रूरत नहीं है, तुम हमको फिर भी दे रहा वो ले रहे हैं, तुम पर हम एहसान कर दे रहे हैं, लेकिन हम जब तुमको कर्ज दिए थे उस समय तुमको ज़रूरत था तब हम तुमको कैश दिए थे और हमको तुम्हारा कैश का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम ये उम्मीद मत रखना कि जितना हम तुमसे लिए हैं ब्याज उतना हम तुमको देंगे। इसलिए क्या होता है? रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। हमेशा क्या होता है? रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। अब बैंक रेट क्या है? बैंक रेट जो होता है जब कोई बैंक लंबे समय के लिए कर्ज लेती है, जिस दर पर कर्ज लेती है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। आगे है खुली प्रक्रियाएं क्या है? तो देखिए खुली प्रक्रियाएं क्या होती है? खुली प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है
जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेच करके, यानी कि सिक्योरिटी बेच करके, कह सकते हैं कि बॉन्ड पेपर को एक तरह से वो बेचती है और उसके बदले में लोगों से पैसे लेती है। और ये प्रक्रिया केंद्रीय बैंक तब चलाती है जब मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है। यानी कि देखिए कि बैंक से भी ये खरीद लेती है और जनता से भी। अब बॉन्ड पेपर क्या होता है, सरकार एक बॉन्ड पेपर लाती है और बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ रहता है कि 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद आपको इसका डबल मिलेगा या 2 गुना 3 गुना मिलेगा, जो भी होगा वो बॉन्ड पेपर में सारा लिख दिया जाता है कि कितना पैसा आपको मिलेगा। अब वो पैसा क्या करती है, सरकार उन सबसे पैसे ले लेती है और बदले में सिक्योरिटी एज ए बॉन्ड पेपर सबको थमा देती है। तो इस प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे, खुली प्रक्रिया बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप किसी को अगर डाउट है तो वो हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपको कोई चीज़ में अगर टॉपिक में डाउट लगा तो। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा।